हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे क्वांटम की। इस क्वांटम की को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं परमाणु कक्षा व उनकी आकृति, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल एंड देयर शेप। शेप में आप ऑर्बिटल की परिभाषा देखते हैं कक्षा की। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया वाला चित्र क्या कहता है? कक्षक। कोई एटम है, ये एटम है। एटम के चारों ओर क्या होता है? कोष। पहला कोष है, दूसरा ये तीसरा कोष है। प्रोटॉन एटम के नाभिक पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चक्कर लगा रही है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, पर ये कोई परमाणु है, एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाले क्षेत्र या प्रक्रिया वाला क्षेत्र, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम प्रक्रिया वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है? कक्षक कहलाता है। कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। कक्षक को 3 क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विभाषी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्र क्वांटम संख्या। और इसमें 3 क्वांटम संख्या की बात करें, कक्षक को साई से प्रदर्शित करते हैं। कक्षक को साई से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं साई। तो यार 3 क्वांटम संख्या बात करें, एन एल एम। एन को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, एल को बोलते हैं द्विभाषी क्वांटम संख्या, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक या चुंबकीय क्वांटम संख्या। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं 2s। 2s के अंदर एन का मान कितना होता है? 2, एल का मान 0, एम का मान 0। यहाँ पर रखते हैं एस आई। एन का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 रख दिए। एल का मान कितना आ रहा है? यहाँ पर 0 रख दिए। एम का मान कितना आ रहा है? 0 रख दिए। आगे देखते हैं नोट। कोई बिंदु या रेखा या तल या सतह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रक्रिया शून्य हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रक्रिया शून्य हो होती है, वो उसे क्या कहते हैं? नोड। कोई बिंदु, रेखा, तल, सतह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की संभावना प्रक्रिया 0 होती है, उसे क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड की संख्या क्या करने के लिए? नोड की संख्या n-1 इस सूत्र है नोड की संख्या क्या करने के लिए। एग्जांपल देते हैं 1s 2s 3s 4s 5s। 1s के लिए n का मान तो 1, 2s के लिए 2, 3s के लिए 3, 4s के लिए 4, 5s के लिए 5। मतलब उसके n का मान किसी क्या कहते हैं? ये कोई भी इसका प्रथम अक्षर या प्रथम संख्या वो क्या होती है? नोड होती है। नोड क्या n का मान होता है। इसमें 1s में 1 हो गया, 2s में प्रथम क्या है? 2, तो 2 हो गया, 3s में क्या है? 3 आ गया, 4s में क्या है? 4, 5s में क्या है? 5, तो 5 आ गया। अब देखते हैं नोड n-1 इस सूत्र से इसका नोड क्या करेंगे तो n-1। यहाँ पर n का मान कितना है? 1 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1s के लिए नोड की संख्या 0। 2s के लिए देखते हैं, 2s के लिए n का मान कितना? 2 में से 1 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 3s के लिए नोड की संख्या देखते हैं, n का मान कितना? 3 में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ गया। 4s के लिए नोड की संख्या करते हैं, 4s के लिए n का मान कितना है? 4 और 4 में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 आ गया। 5s के लिए नोड की क्या करते हैं? 5s के लिए n का मान कितना है? 5, 5 में से 1 हटाएंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब ऐसे है कि 1s के लिए नोड की संख्या 0, 2s के लिए 1, 3s के लिए 2, 4s के लिए 3, 5s के लिए 4। अब देखते आगे कोणीय नोड या नोडीय तलों की संख्या क्या करने के लिए सूत्र। कोणीय नोड या नोडीय तलों की संख्या क्या करने के लिए फॉर्मूला होता है जैसे देखो 6 के लिए कोणीय नोड या नोडीय तलों की संख्या क्या करने के लिए देते हैं। इसे बोलते हैं 6 के लिए कोणीय नोड की संख्या ज्ञात करो। 6 में l का मान कितना होता है? l के लिए l का मान होता है 3, h p d f 0 1 2 3। f के लिए कितना आ रहा है? 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6f के लिए कोणीय नोड या नोडीय तलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब देखिए तीसरे नोड की संख्या क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है n-l-1। ऐसे देखो 6f के लिए देख लो, तीसरे नोड की संख्या क्या करेंगे? n का मान कितना है? 6, l का मान कितना आ गया था? 3 और एक और था तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब तीसरे नोड की संख्या 6f के लिए कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। देखिए दोबारा जैसे 1s के लिए नोड की संख्या 0 आएगी, 2s के लिए कितनी 1 आएगी, 3s के लिए कितनी 2 आएगी, 4s के लिए 3, 5s के लिए 4। कोणीय नोड की संख्या या नोडीय तलों की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है l होता है। 6f के लिए देखिए 6f के लिए l का मान कितना होता है? 1। 6f के लिए l का मान 3 होता है, f के लिए l का मान 3 होता है। आगे बात करते हैं आकृति की।
आकृति। एस कर्सर की आकृति की बात करते हैं। एस कर्सर की आकृति होती है गोलाकार। ये एस कर्सर की आकृति होती है गोलाकार। एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस कक्षा में कक्षा की संख्या 1 होती है। एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं, 1 किलोबाइट एक एंटी किलोबाइट। एल का मान होता है एस कक्षा के लिए 0। देखिए ये कोई कक्षा एटम है, एटम में क्या है, कोई कोष, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा चौथा कोष। एक कोष में क्या है, खाली जगह नोड है। क्या बात करें एस कक्षा। एस कक्षा की आकृति होती है गोलाकार। गोलाकार एस कक्षा की आकृति होती है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होती है। इसमें एक कक्षक होता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 किलोबाइट लेंगे एंटी किलोबाइट। और एस कक्षक के लिए एल का मान 0 होता है। और यहाँ पर देखिए एटम है, 1s कोष है, 2s कोष है, 3s कोष है, 4s कोष है। ये नोड है, ये पहला नोड है, दूसरा नोड, तीसरा नोड। इसमें बाकी पी कक्षक की आकृति होती है डबलाकार। डबलाकार क्या कहते हैं, होती है ऐसी होती है डबलाकार आकृति। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है, डबलाकार। ऐसी होती है डबलाकार। पी कक्षक में द्विगुणित क्वांटम संख्या मतलब कि एल का मान पी कक्षक के लिए 1 होता है। एम का मान पी कक्षक के लिए तो -1, 0, +1, 3 मान होते हैं। और 3 मानों के 3 कक्षक होंगे। पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं। एस में 1 कक्षक था, पी में 3 कक्षक होते हैं। जैसे 3 कक्षक कौन से होते हैं, पी एक्स में तो डबलाकार के आकृति, डबलाकार शेप अक्ष डैश पर होगी। पी वाई में डबलाकार शेप वाई डैश पर होगी। पी जेड में डबलाकार शेप जेड और जेड डैश पर होगी। बात करें क्या, किसी बात की हम पी कक्षक की आकृतियां, पी की आकृति किसी होती है, डबलाकार होती है। डबलाकार आकृति ऐसी होती है। पी कक्षक के लिए क्वांटम संख्या मान 1 होता है। एम का मान -1, 0, +1 होता है। और 3 मान होते हैं। 3 मानों के 3 कक्षक होंगे। पी कक्षक में 3 कक्षक होते हैं। और 3 कक्षकों में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भर सकते हैं। तो इसके साथ पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। 3 में पी एक्स पर अक्ष डैश पर आ जाएगा, डबलाकार शेप पी वाई पर वाई डैश पर आ जाएगी। और जेड पी जेड पर जेड डैश पर आ जाएगी डबलाकार शेप। आगे देखते हैं डी कक्षक की आकृति द्विडबलाकार होती है। द्विडबलाकार शेप ऐसी होती है। ये द्विडबलाकार शेप, मतलब डबलाकार शेप ऐसी थी। इसके एक और डबलाकार तो किसी हो जाएगी, द्विडबलाकार शेप हो जाएगी। और डी कक्षक के लिए एल का मान कितना होता है, 2। एल का मान 2 होता है। एम का मान हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2। देखो कुल मान कितने होंगे, 5। तो डी कक्षक के लिए कुल मान 5 होगी, तो उसको की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इसे डी कक्षक के लिए कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 अधिकतम। 5 में कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 5 कक्षकों में। इसे है कि डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी कक्षक क्या कहते हैं, द्विडबलाकार होती है। एल मान 2 होता है, एम का मान -2, -1, 0, +1, +2 होता है। कुल मान 5 होगी, तो कक्षकों की संख्या 5 हो जाती है। 5 कक्षक होते हैं। अब आगे देखते हैं। पहले कक्षक है डी एक्स वाई में अक्ष डैश वाई डैश पर, मतलब इसकी क्या करते हैं, द्विडबलाकार करते हैं। तो अक्ष डैश वाई डैश पर आकृति होती है। दूसरा है डी वाई जेड में वाई जेड डैश, इन पर इसकी आकृति होती है। तीसरा डी अक्ष जेड डैश, इस पर इसकी आकृति होगी। चौथा है डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अक्ष डैश वाई डैश, यहाँ पर था डी अक्ष वाई जेड अक्ष जेड पर, अब है डी अक्ष स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस पर यहाँ पर इन लाइनों पर अभी बात ध्यान रखना ये चीज। यहाँ पर अक्ष वाई 5 है डी जेड स्क्वायर में ये होता है इस पे दूसरे यहाँ पर आता है, यहाँ पर सेकंड है ये तो एक डबल हो गया। सेकंड नंबर यहाँ पर है। इसे आगे देखते हैं एफ कक्षक क्या करती है। एफ कक्षक क्या करती है। एफ कक्षक की आकृति जटिल या अनियमित। इसकी आकृति जटिल होती है, मतलब बनाई नहीं सकती। इसकी आकृति जटिल या अनियमित होती है। इसके लिए एल का मान होता है 3, एम का मान हो जाएगा -3, -2, -1, 0,
+1 + 2 + 3, इसके लिए कुल मान हो जाएगी 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है टोटल, तो कुल मान हो जाएगी 7। कुल मान 7 हो तो कक्षों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और जितने इलेक्ट्रॉन संख्या 14 कैसे 7 कक्षक होती है, इसके लिए ये 7 कक्षक 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। एक अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, साथ में 14 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं। और लास्ट अक्षर क्या करते हैं? एफ अक्षर क्या करते हैं? एफ अक्षर क्या करते हैं? जैसे आयनिक, इसके लिए एल मान होता है 3, एम का मान हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब इसके से बोल सकते हैं -3 से लेकर के +3 तक जो भी संख्या है वो पूरी एम का मान, जो भी संख्या है वो पूरी एम का मान होगी। इसके लिए कोई मान कितने होगी? 7 है, तो इसको संख्या कितनी रहेगी? 7 है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 14 रहेगी। तो 7 अक्षर क्या है? एक अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं, तो 7 अक्षर में कितने इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। इससे आगे देखते हैं बात करते हैं कक्षकों का स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब उसके अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्टेबिलिटी क्या होता है? ज्यादा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। यहाँ पर क्या है? अर्धपूरित, यहाँ पर क्या है? पूर्णपूरित। एस किसके लिए अर्धपूरित किया जाएगा? S1, पूर्णपूरित किया जाएगा S2, क्योंकि S में 2 इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाते हैं, अर्धपूरित S1 हो जाएगा, पूर्णपूरित किया जाएंगे S2 हो जाएगा। P है, P के लिए अर्धपूरित कक्षक क्या हो जाएगा? P3, पूर्णपूरित कक्षक क्या हो जाएगा? P6। P में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, 6 4 कितने हो जाते हैं? कितने होते हैं? P3, फिर P3 तो क्या हो जाएगा? अर्धपूरित, और P6 क्या हो जाएगा? पूर्णपूरित हो जाएगा। जैसे देखें D के लिए अर्धपूरित क्या हो जाएगा? D5, पूर्णपूरित क्या हो जाएगा? D10। डी में 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो 10 का आधा कितना होता है? 5 है, तो D5 क्या हो जाएगा? अर्धपूरित, और D10 क्या हो जाएगा? पूर्णपूरित हो जाएगा। एफ कक्षक की बात करते हैं। एफ कक्षक के लिए अर्धपूरित क्या हो जाएगा? F7, और पूर्णपूरित क्या हो जाएगा? F14। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं? 14। और इसका एफ में कक्षकों की संख्या होती है 7 कक्षकों में 14 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो 14 आते कितना होता है? 7, अर्धपूरित क्या हो जाएगा? F7, और पूर्णपूरित क्या हो जाएगा? F14। क्या देखें? कक्षकों का स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, तो कक्षकों का स्टेबिलिटी अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों क्या होता है? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे देखिए S1, बात करें S1 और S2, इनमें भी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? S2 की ज्यादा होगी। P3 P6 में किसकी होगी? P6 की होगी। D5 और D10 में स्टेबिलिटी होगी, D10 की होगी। F7 और F14 में किसकी होगी? F14 की हो जाएगी। अर्धपूरित S के लिए अर्धपूरित S1 होगा, और पूर्णपूरित होगा S2। P के लिए अर्धपूरित होगा P3, और पूर्णपूरित होगा P6। D के लिए अर्धपूरित होगा D5, पूर्णपूरित होगा D10। F के लिए अर्धपूरित होगा F7, और पूर्णपूरित हो जाएगा F14। पीछे आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, यदि द्विघात क्वांटम संख्या L द्विघात क्वांटम संख्या स्मॉल l से प्रतिनिधित्व करते हैं, मान 1 हो तो कक्षक की आकृति की L का मान 1 दे देगा, तो कक्षक की आकृति की एक तो L का मान 0, एक L का मान 1, एक L का मान 2, एक L का मान 3। S P D F, S के लिए 0 था, P के लिए 1 था, D के लिए 2 था, F के लिए 3 था। यहाँ पे क्या दे देगा? L का मान 1, यहाँ पर कौन सा जाएगा? P की आकृति कैसी होती है? S की आकृति होती है गोल, P की जो होती है डमलाकार, D की होती है त्रिभुजाकार, F की होती है चक्रीय। यहाँ पर कौन सी जाएगी? डमलाकार। तो यहाँ पे क्या है? यदि द्विघात क्वांटम संख्या L का मान 1 हो तो कक्षक की आकृति की L का मान 1 किसके लिए है? P के लिए। P की आकृति कैसी होती है? डमलाकार। गोल किसकी होती है? S की होती है गोल, डमलाकार होती है P की, त्रिभुजाकार होती है D की, चक्रीय होती है F की। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, द्विकोश में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? द्विकोश है, द्विकोश में मान कितने थे? D के लिए L का मान कितना था? 2, L का मान तो था 2 -2 -1 0 +1 +2, ये कितने मान है? 1 2 3 4 5 मान है, तो कक्षकों की संख्या कितनी जाएगी? 5 है। इसलिए एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो कक्षकों की संख्या बोले तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 4p के लिए तृतीय नोड की संख्या बताओ। 4p के लिए तृतीय नोड की संख्या
एक तो हम क्या बताए थे केवल नोटेशन की याद करने के लिए n-1, एक थे वन नोटेशन की याद करने के लिए l, एक थे तृतीय नोटेशन की याद करने के लिए सूत्र था n माइनस l माइनस 1। यहाँ पर 4p के लिए n का मान कितना है 4, l का मान p के लिए 1 होता है, यहाँ पर रख दो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 माइनस 2 बराबर प्लस के 2 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा 2। दोबारा देखिए यदि जो इसे मान संख्या l का मान 1 हो तो कक्षों की संख्या l का मान 1 किसके लिए होता है p कक्ष के लिए, तो p कक्ष क्या करती थी डबलाकार। दूसरा क्वेश्चन डी बॉक्स में कक्षों की संख्या कितनी होती है, डी बॉक्स में 10 इलेक्ट्रॉन में जाती है, इसके लिए l का मान 2 होता है, l का मान 2 होगा तो m का मान -2 से +2 तक होगा। -2 से +2 के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वही क्या होते हैं m का मान होता है। m का मान में -2 -1 0 +1 +2 कितने अंक है 5 है। 5 तो ये 5 मान है वैल्यू की 5 वैल्यू की, इसके लिए कक्षों की संख्या कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तीसरे क्वेश्चन 4p के लिए तीसरी नोटेशन संख्या हमने नोटेशन 3 प्रकार की नोटेशन केवल नोटेशन की क्या करेंगे सूत्र लगेगा n-1 और कौन है नोट ज्ञात करने के लिए पूछे तो केवल l वाला सूत्र लगेगा। तीसरी नोट को ज्ञात करने के लिए पूछे तो n-l-1 यहाँ पर कौन सा पूछा कौन तीसरी नोट तो ये सूत्र लगेगा n का मान कितना होता है 4p के लिए n का मान होता है 4, l का मान कितना होता है p के लिए 1, 4 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे तो ये कितना -1 -1 कितने जाएंगे -2, 4 -2 तो प्लस के 2 आंसर देंगे या प्लस के 2। आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।